उसे अकाउंट पब्लिश होंगे तब उसमें अर्निंग पर शेयर निकाला जाएगा और पी रेशो निकाला जाएगा, समझते हैं वो सब। तो उसके बाद हमें समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है। तो जो उनके पब्लिश अकाउंट आए हैं, अनलिस्टेड कंपनी के रिसीव्ड इन जनवरी 2007 रिवील्स दैट द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस विद डिक्लाइन इन मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ परिधि इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मे नॉट फैच मोर देन 45,000। उनके जो अकाउंट पब्लिश हुए उनमें लिख के आया कि कैश लॉसेस हो रहे हैं। कैश लॉस का मतलब होता है जब आपके प्रॉफिट आपके कैश एक्सपेंस भी कवर नहीं कर पा रहे हो, यानी हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है उसमें ही नुकसान हो रहा है। डेप्रिसिएशन हटा नहीं रहा तब भी हमें नुकसान ही हो रहा है, और डेप्रिसिएशन तो कवर हो ही नहीं रहा है। जो जेब से वेरिएबल खर्चा है वो भी कवर नहीं हो रहा है। वो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे वाली स्थिति होती है ना, वैसे ही समझ लो कि फिक्स एक्सपेंस का जो हुआ वो तो भूल जाओ, जो वेरिएबल खर्चा जा रहा है वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, कैश लॉस हो रहा है हमें। तो उन्होंने तुमसे क्या पूछा है? हाउ विल यू डील विद दी फॉलोइंग, कैसे आप डील करेंगे? हमने शेयर एक्वायर करे थे, हमारी इंटेंशन है उसको लंबे समय तक होल्ड करने की। हमने उनको एक्वायर किया था 3 लाख पे, लेकिन जब अकाउंट पब्लिश हुए था उसमें दिखाई दे रहा है कि हमें कैश लॉस हो रहे हैं और कंपनी का मार्केट शेयर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। मार्केट में कंपनी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? गिर रही है। दूसरा कोई कॉम्पिटिटर की वैल्यू बढ़ गई है, अपन डाउन हो गए हैं। क्या करेंगे आप इसका बताओ। पहले तो हम क्या परमानेंट डिक्लाइन मान लेंगे इसको? हाँ, तो हम ऐसा कर लिखेंगे कि एज्यूमिंग इट एज परमानेंट डिक्लाइन। हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ना दिखा के किस पे दिखाएंगे? उसकी मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे 45,000 पर। जो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा बताओ जल्दी? 2,55,000 का। इसका हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे? लिख लो, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन। किसी को स्पेलिंग नहीं आती डिमिनिशन की? प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो मैं लिख देता हूं। अरे नहीं, स्पेलिंग का तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का? 2,55,000 का। आंसर शुरू से बोलता हूं मैं कैसे लिखना है कि इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और शुरू से आपको ये बताना पड़ेगा कि इफ एंटिटी हैज द इंटेंशन टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ, यानी हम कैसे कैटेगराइज करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को? पहली लाइन। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन, ठीक है। इन विच केस दीज आर शोन एट मार्केट वैल्यू और प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पूरा प्रोविजन कवर कर दिया कि लॉन्ग टर्म है, इंटेंशन दिख रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म को हम कॉस्ट पर दिखाते हैं जब तक कि कोई परमानेंट डिक्लाइन ना हो। अगर परमानेंट डिक्लाइन हो तो उसको हम मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं, और जो लॉस होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? प्रोविजन बना देते हैं। क्लियर है इतनी बात? पक्का क्लियर है बात? ठीक है। अब हम लिखेंगे फैक्ट ऑफ द केस कि ऐसा ऐसा हुआ है, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन कि हम उसको 45,000 पे दिखाएंगे और 255 का हम प्रोविजन बना लेंगे, ठीक है। ये दूसरा आईटीपी भी खत्म हो गया। तीसरा आईटीपी चलते हैं नवंबर 2017, ठीक है। एक पेज पलटा हो, इतने तुम पलटा रहे हो, तुम बताएं कहां पहुंच जाओगे। देखें, शुरू करें। 17A AS1 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तुमसे। ए लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर 50 लाख एंड द परचेजर हैज पेड द फुल प्राइस। इन्होंने बिल्डिंग बेच दी 50 लाख में। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है लेकिन बढ़िया है इसका आंसर। और परचेजर ने प्राइस का पेमेंट कर दिया है। द कंपनी हैज गिवन पोजीशन टू द परचेजर। क्या क्या काम हो चुका है? बिक गया, पोजीशन चला गया, पैसे आ गए, है ना। द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 35 लाख। बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 35 लाख है। एज एट 31 मार्च 17 डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटी आर पेंडिंग। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हो पाई। द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल। तो कंपनी ने सेल रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है। इट हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस। उसको 50 लाख मिले, उसने दिखाया कि हमें तो एडवांस मिला है 50 लाख, क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुई है। डू यू एग्री विद दिस ट्रीटमेंट? पहला क्वेश्चन।
और दूसरा और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा आंसर करते हैं। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड द बायर गिव इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक उन्होंने जो क्वेश्चन बताया ना, उसने ये बताया कि सेलर ने ट्रीटमेंट क्या किया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है बायर क्या करे। मतलब उसने इनडायरेक्टली दो क्वेश्चन पूछे हैं, जो सेलर ने किया है वो सही किया, और बायर क्या करे। तो तुम्हें दो एंगल से आंसर देना है। तो फिर से देखना, कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड रिकॉर्डेड दी सेल और इट हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस। कंपनी ने क्या किया, जो पैसा मिला उसको एडवांस दिखा दिया। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसमें? तो पहले तो पहचानना है कि कौन सा एएस है ना। तो मैं AS9 भी तो लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? सेल हो रही है, सेल हो रही है, वो पूछ रहा है सेल रिकॉर्ड करें या ना करें, क्यों नहीं लग रहा है AS9? फालतू बात कर रहे हो। मतलब पोजीशन ट्रांसफर हुआ, डिलीवरी हो गई, है ना, एग्रीमेंट है, पैसा आ गया, कंसिडरेशन सर्टेन है, मिल चुका है, तो AS9 भी तो लग सकता है ना। लेकिन वो पूछ रहे हैं व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड द बायर करे, और क्या इनका ट्रीटमेंट सही है। तो चूंकि ये क्वेश्चन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, इसलिए AS1 का है। तो अपन ने AS1 में पढ़ा हुआ है कि किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाते समय 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? देखो, 2 चीजें हैं, एक तो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं बताओ? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये फंडामेंटल अजम्पशन फॉलो किए हैं तो आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉलो नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये मई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, है 2 नंबर, एक एक करके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे। ठीक है, भी कराऊंगा मैं तो मई 2018 का पेपर। ओके, तो ये हो गया। एक है कि वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। फिर से बोलें, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। यानी आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इस बात का ध्यान रखें कि होने वाले प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन एस्टिमेटेड लॉस को रिकॉग्नाइज कर लें। प्रूडेंस होना चाहिए उनके अंदर। वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से हो, मतलब वो क्या करें, इकोनॉमिक रियलिटी को ध्यान में रखें, लीगल रियलिटी को इग्नोर कर दें। इस केस में क्या हुआ, इकोनॉमिक तो सब हो गया, पोजीशन हो गया, पैसे आ गए, एग्रीमेंट है, सब हो गया, बस क्या नहीं हुआ, लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हुई। तो यहाँ क्या लग रहा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है? AS1 में लिखा हुआ है, इसीलिए कौन से क्वेश्चन हो गया ये? AS1 का क्वेश्चन हो गया। ऐसे पहचानना है आपको, ठीक है। और तीसरी चीज होती है मटेरियलिटी, जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दे, आपकी ऐसी पॉलिसी होना चाहिए। एक बार बोले, ये क्वेश्चन पिछले RTP में भी था प्रूडेंस के नाम से, यहाँ पे है सब्सटेंस ओवर फॉर्म के लिए, ठीक है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार बोलना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तुम्हें कैसी होनी चाहिए, वो किन बातों को ध्यान में रखें? बोलो बोलो बोलो। प्रूडेंस को ध्यान में रखें, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान में रखें, और मटेरियलिटी को ध्यान में रखें। तो यहाँ अंडरलाइन करो, डॉक्यूमेंट और लीगल फॉर्मेलिटी से एरो बना के लिखो कि लीगल फॉर्मेलिटी को इग्नोर करो, ठीक है। मतलब मैं तो समझा रहा हूँ कि पकड़ना कैसे कि आंसर क्या है ना, क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे तुम समझ पाओगे। तो इसको अपन अंडरलाइन किया और इस पर लिखा कि लीगल फॉर्मेलिटी है। तो ये बात तुम समझ गए थे कि लीगल फॉर्मेलिटी है, लेकिन तुम वहां तक नहीं पहुंचे ना कि AS1, तुम्हें लग रहा है तुम पहुंच गए, लेकिन नहीं पहुंचे थे, भरोसा करो मुझसे, मैं भी नहीं पहुंचा था। देखो, लीगल फॉर्मेलिटी है, तो मतलब ये क्या करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब ये कहाँ पे आ गए, AS1 की जो बेसिक कंडीशन है वो तोड़ रहा है। चलो अब आंसर बता दूं मैं, क्लियर। तो हम लिखेंगे AS1 में ऐसा लिखा है कि आपकी जो भी पॉलिसी हो, ठीक है, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान में रखें, मतलब वो इकोनॉमिक रियलिटी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें और लीगल फॉर्मेलिटी को भूल जाए। ये लिख दिया अपन ने। अब गिवन केस में क्या हुआ है, एसेट बेचा गया, पोजीशन ट्रांसफर हो गया और कंसिडरेशन भी आ चुका है, बस लीगल फॉर्मेलिटी बाकी है।
ठीक है, तो हम आगे कंक्लूजन में लिखेंगे, क्योंकि 4-5 नंबर का इससे बड़ा आंसर बनाना बहुत गलत होगा, तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे चूंकि सब्सटेंशियली ओनर से पोजीशन ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, बस लीगल फॉर्मेलिटी रह गई है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब करना चाहिए तो क्या करना है, 2-3 बातें बहुत ध्यान सुनना। पहले उन्होंने पूछा कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सही है या नहीं, अभी तक तो हम आंसर ही बना रहे थे, नॉर्मल आंसर बना रहे थे। अब हम बोलेंगे कि उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है या नहीं सेलर का। बताओ सेलर ने क्या किया, सेल बुक नहीं की, गलत है ना, उसे सेल बुक करनी चाहिए कितने रुपए पे, 50 लाख। बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी 35 लाख पे, उसको बैलेंस शीट से हटा देना चाहिए, सेल बुक करना चाहिए, बैलेंस शीट से 35 लाख हटा देना चाहिए, 15 लाख का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और जो एडवांस अगेंस्ट सेल लिखा हुआ है वो एडवांस नहीं है, क्योंकि सेल हो चुकी है तो एडवांस नहीं दिखाना चाहिए। 4 चीजें, सेल दिखाओ, बैलेंस शीट से एसेट हटाओ, 15 लाख का प्रॉफिट बुक करो, और एडवांस मत दिखाओ। क्या कोई डाउट, बोलो कौन कौन सा क्या क्या करना है अपन को, सोच समझ के कि चल क्या रहा है। उन्होंने बोला कि उन्होंने सेल रिकॉग्नाइज नहीं की है, और क्या हुआ है, हाँ, तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, सेल दिखाएंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, तीसरा बैलेंस शीट से एसेट को हटा देंगे, और चौथा एडवांस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हुआ सेलर का काम। अब बायर क्या करे, बायर परचेज बुक करे और 50 लाख पे एसेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाए, और चाहे तो डेप्रिसिएशन क्लेम करे। अरे बात समझ में, तो सेलर को एरो बना के वो 4 बातें लिखो जो मैंने तुम्हें बताई, और बायर का मैं लिखवाता हूं। हाँ, लिख लिया, कहाँ लिखा है, थोड़ा अच्छी राइटिंग में ले लो, टाइम है तो। हो गया, बाहर के पॉइंट क्या लिखोगे, बुक परचेज, शो इन बैलेंस शीट, और तीसरा क्या करेगा वो, हाँ, क्लेम डेप्रिसिएशन। क्लेम ना लिखना, चार्ज लिखना। ठीक है, ओके, हो गया। ये अगला क्वेश्चन वैल्यूएशन का है, ये पीएम का ही क्वेश्चन है, पीएम एग्जैक्टली नहीं है, सिमिलर है, ठीक है, देख लो, जल्दी से कर लेते हैं। हेलो लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 20 लाख इन अक्टूबर, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, 75% बिक गया स्टॉक। बताओ कितना बचा है, 25% बचा है, कितनी कॉस्ट का बचा है, बताओ, जल्दी जल्दी करो, मैं इस पे टाइम लगाऊंगा। कितना बचा है, 5 लाख का। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 5 लाख, तो सही है, अभी तक तो ठीक है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 5.5 लाख एंड अ कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल ऑन द टू द एजेंट। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बताओ, एनआरबी क्या है इसकी। अगर हम देखें कॉस्ट तो 5 लाख है, लेकिन इसकी एनआरबी जो है वो है 5.5 माइनस 10%, कितना, 95। हाँ, तो वैल्यू किस पे करें अपन, 4.95, और वो किस पे वैल्यू करना चाहते हैं, कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग इन्वेंटरी एट 5 लाख, नो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, 4.95 पे दिखाएं, कॉस्ट एनआर विच इज लोअर पे, लिख लो जल्दी से ऐसा। ठीक है, AS3 का ये क्वेश्चन काफी संभावना है AS3 में थ्योरी के क्वेश्चन आने की। पिछले अटेम्प्ट में भी AS3 का क्वेश्चन आया, पिछले के पिछले AS में भी आया, लेकिन दोनों में प्रैक्टिकल आया। ठीक है, AS3 का क्वेश्चन
नहीं नहीं, पिछली बार तो आया है, इस पे कोई डाउट नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। नहीं नहीं, अकाउंट में आया है पिछली बार। अच्छा तुम समझे नहीं, उसमें डिवेंचर लिखा था। हाँ मतलब AS3 के हिसाब से उन्होंने पूछा था कि इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आप, है ना, वो थ्योरेटिकल पूछा था, प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने जैसा, एक बार तुम्हें रिपीट करना है। उन्होंने पूछा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो हर किसी पे अंडरलाइन मत करना, ताकि जो काम का है वो दिखे, है ना, सब पे कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अब कौन तुम्हें अंडरलाइन करके देखना है कि मशीन कौन से में आएगी। एक मिनट रुक जाओ, मशीन कौन से में आएगी, ठीक है, पक्का पता है ना तुम्हें। हाँ तो जहाँ डाउट नहीं वहाँ अंडरलाइन मत करते रहो, एक दो पॉइंट पे राउंड लगाना कि ये देखना है मुझे, ठीक है। तो बताते जाना, परचेज ऑफ मशीनरी, और जो ओबीएस लग रहा है उन पे कुछ मत करना, समझ गए तुम। आप प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कैश सेल, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेस्टिंग जो बोल रहे हैं वो राउंड कर लो इस पे, प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, redemption of preference share, cash purchase, proceed from sale of investment, purchase of fixed asset, cash paid to supplier, interim dividend paid, wages and salary paid, proceed from sale of patent, किसमें आएगा, अब भूल ही जाते हैं इतने देर में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म borrowing, office admin expense, manufacturing overhead, dividend received on share as investment, rent received on property held as investment, investment, है ना। मैं बताया था कि हॉस्टल वगैरह चला, नहीं हॉस्टल चला तो ऑपरेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज रेंट पे दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेड, फिर से बताना, इनकम टैक्स पेड पक्का, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन, रेंट पेड, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ही बढ़ा देंगे, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग, नहीं इस पे गाइडेंस नोटिस हुआ है ICAI का, बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंशियल एक्टिविटी माना जाएगा। और समझ रहे हो अच्छे से, देखो कितना भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, कितनी भी शॉर्ट टर्म, चाहे उनको 5 दिन के लिए क्यों ना लिया हो पैसा, वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। चाहे देखो वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड बोरोइंग, अनसिक्योर्ड बोरोइंग, कुछ भी हो, अगर बोरोइंग किसी भी नेचर की है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट ही क्यों ना हो, वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। लिख लो एक आध नाम और, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर राउंड कर लो, एक तो फाइनेंसिंग में आएगा, कैश क्रेडिट भी आएगा, या लिख दो वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, इस नाम के कोई भी आए वो सारे फाइनेंसिंग में आएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे अलग से डिस्कस भी कर लेना, लेकिन ये फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है, ये दोनों। फिर वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब किस में आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। क्लियर है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टिंग में आएगा, ठीक है। राउंड कर लो, देख लेना ये वाले पॉइंट दोबारा से एक बार, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है, इनकम टैक्स रिसीव्ड रिफंड ऑपरेटिंग में आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी का समझ लो, इन्होंने थ्योरी में क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन करें आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसमें पिछले अटेम्प्ट में पूछा गया था, ठीक है, May 17 में पूछा गया था, ठीक है, तो May 17 में पूछा गया होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सुन लेना ध्यान से, हम एक बार और बोलेंगे इसको। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश एंड डिपॉजिट विद बैंक रीपेबल ऑन डिमांड। बैंक के पास जमा ऐसा पैसा जिसको आप डिमांड करने पर बाहर निकाल सकते हैं, मतलब FD कैश इक्विवेलेंट
क्योंकि एफडी को आप डिमांड करने पर बाहर नहीं निकाल सकते। डिमांड वाला समझते हो, आप गए एटीएम, एटीएम फंसाया आपको, ठीक है, और लिखा कि 5,000 रुपये चाहिए और ऑन स्पॉट 5,000 आ गए। आपने चेक इशू करा 10,000 का और 10,000 रुपये निकाला है। तो जो आप क्या कर सकते हैं, एटीएम से या चेक से निकाल सकते हैं करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का पैसा, वो क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। और बाकी क्या कहलाता है, एफडी। एफडी कैश इक्विवेलेंट नहीं है, लिख लो ये, एफडी कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं होती। क्लियर है? अब बोलना जरा, बाकी लोग बातें भी कर रहे हैं कुछ लोग। क्या, अरे नहीं बोलना था यार। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, बोलो जरा। कैश एंड बैलेंस विद बैंक विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। बैंक के पास ऐसा बैलेंस जिसे आप डिमांड पर रिपे करा सकते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। कैसे? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट बोलना है साथ में, शॉर्ट टर्म हो, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ फंड। कैश विच आर रेडीली कन्वर्टेबल, तैयार है बिल्कुल, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। तो इतना बोलो एक बार पहले, इन्वेस्टमेंट कौन से वाले, शॉर्ट टर्म, बोलो बोलो हो जाएगा याद, बोलो बोलो साथ में, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, जिनमें कोई रिस्क ना हो। तो एक बार और बोलोगे, शॉर्ट टर्म होने चाहिए, हाईली लिक्विड होने चाहिए इन्वेस्टमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, रेडीली कन्वर्टेबल होना चाहिए और नोन अमाउंट ऑफ कैश। मैं नोट करा दूंगा ये क्वेश्चन जहां भी आ रहा है, ठीक है, वहां नोट कर लेंगे। एक बार इसलिए बोला जब दोबारा बोले तब तक थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। मैं अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एज पर एज 10। अब प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है, इसको